पंजाब में सबको देख लिया, तो अब की बार केजरीवाल, इन्हें भी देख लेते हैं। होना वही है, यूनिवर्सल लॉ है, पावर मेक करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मेक एब्सोल्यूट करप्ट। सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती है। ठीक, तो ये तो संभव है ही नहीं कि आप चेयर पे बैठे और आप करप्ट ना हो। तो यहां बस अंतर इतना है, लेस करप्ट और मोर करप्ट। तो ये जनता के हाथ में विकल्प आपके रह जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखें आगे। तो कुल मिला के जब आपके पार्लियामेंट में ऐसी सिचुएशन होगी तो हम यहां उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बहुत बेहतर कानून पार्लियामेंट से बन के आएंगे। सच्चाई तो यह है कि पार्लियामेंट में जब आपके कोई बिल पहुंचता है कानून बनने के लिए, तो आधे से अधिक सांसदों को तो उस बिल का अर्थ ही नहीं पता होता कि ये कानून बन किस पे रहा है। वो तो सिर्फ इसलिए वोटिंग कर देते हैं उस पर क्योंकि आपके पार्टी हाईकमान का ऑर्डर है। जैसे कि आपके न्यू एग्रीकल्चर आपके एक्ट आया, अब न्यू एग्रीकल्चर एक्ट आया तो उसमें कितने सांसदों ने उस एक्ट को पढ़ा था? पढ़ाई कितने ने? उन्होंने तो बस पार्टी हाईकमान का ऑर्डर फॉलो किया। कांग्रेस ने कहा नहीं करना है, नहीं करना है, देश विरोधी है, किसान विरोधी है, ये विरोधी है, वो विरोधी है, पाक आउट कर दिया और दंगे और करा दिए बाहर। ठीक, तो भारत के अंदर कोई भी एक्ट बनता है तो यहां विरोधी पार्टी सीधा सीधा आपके अपोजिशन में होती है, तो क्या करती है? उसे बनने से रोकती है। उसमें लागत लाभ विश्लेषण नहीं होता। पार्लियामेंट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ऑन एनी बिल। किसी भी बिल पे कैसी बहस होनी चाहिए? सृजनात्मक बहस। लेकिन वो कब होगी? जब उसके बारे में नॉलेज तो हो। हालांकि ग्रुप डिस्कशन की मना नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन ग्रुप डिस्कशन होगा कब? पहले नॉलेज तो आपको। ग्रुप डिस्कशन करोगे किस पे? तो नॉलेज नहीं है तो आप क्या करोगे? कानून बनने में बैरियर पैदा करोगे। अब पार्लियामेंट के अंदर आपके होता क्या है फिर? दो ही कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होते नहीं है। अगर किसी एक्ट पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होने के बाद एक्ट बने तो वो एक्ट कभी वापस लेना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर एक्ट खराब था तो सारी पार्टियां बैठ के उसके कुछ पॉइंट को रिफॉर्म कर सकती थी। पार्लियामेंट में जब 1 मिनट की कार्यवाही होती है तो उसमें हजारों रुपए खर्च होता है 1 मिनट की आपकी कार्यवाही में। ठीक, 1 दिन की कार्यवाही में आपके लाखों रुपए, और सब सेशन चलता है तो उसमें करोड़ों रुपए। ये करोड़ों रुपए देश की जनता का टैक्स का पैसा है जो बर्बाद होता है आपके। ठीक, तो ऐसे लोग आपके, ये वो लोग हैं जो अपना एक भी पैसा बर्बाद ना करें, लेकिन देश की जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है सिर्फ इनके अनएथिकल या अनरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से। ठीक है, तो पहली तो कमी आती है आपके पार्लियामेंट की ये। ठीक, तो यहां रिफॉर्म की संभावनाएं बनती हैं, बिल्कुल बनती है। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी डिसाइड करो। अगर आपके कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है तो उसे पब्लिक पॉलिसी में कम से कम एक्सपर्ट तो होना चाहिए। अब वो जमाना नहीं है जब हमने आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1947 के बाद जब नहीं रखी थी, तो उस समय की कंडीशन दूसरी थी। क्योंकि अगर उस समय हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख देते तो पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा, लेकिन आज तो हर व्यक्ति ग्रेजुएट है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखने में क्या प्रॉब्लम है? आप दूसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाओ, ग्रेजुएशन लगाओ या 12th पास लगाओ, कोई भी लगाओ, लगभग आपके हर व्यक्ति ग्रेजुएट है वर्तमान में। ठीक, कोई पब्लिक पॉलिसी का डिप्लोमा भी लगा सकते हो, या कुछ एक एक्सपर्टीज नॉलेज जो इन्हें पार्लियामेंट में बैठने में क्या करे, मदद करे। यहां रिफॉर्म हो सकता है। ट्रेनिंग, फिर तो कोई एमपी बनेगा ही नहीं। एग्जाम ले लो तो सब फैल ही नहीं हो जाएंगे फिर। और क्या, एक वेब सीरीज नहीं देखी थी आपने 10वीं? देखी थी? सॉल्यूशन तो जनता को निकालना है। जनता चाहे तो कभी भी, याद रखना, सरकार जनता के लिए, यानी कि जनता सरकार के लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए। जिस दिन पब्लिक चाहे उस दिन बदल सकती है सिस्टम, जनता चाहेगी नहीं, बस ये बात है। बिल्कुल ये भी। अब आप ये बताओ कि अब 85 साल की उम्र में आप किसी को क्या बना रहे हो? देश का सुप्रीम अथॉरिटी बना रहे हो। वो 85 साल में खुद को तो संभाल नहीं पा रहा, देश क्या संभालेगा? कम से कम सुप्रीम अथॉरिटी बनाते टाइम ये तो देख लो कि जो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ठीक, जिसमें खुद को संभालने की क्षमता हो। तो एक आपके ये भी होना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि जब तक जिंदा है तब तक पद पे रहना है, तो दूसरे लोगों को और नहीं मिल पाता टाइम। पार्टियों के अंदर आपके ऐसे भी आपके मेंबर होते हैं जिन्हें पूरी जिंदगी लग जाती है पार्टी की सेवा करते करते, उन्हें पार्षद का भी टिकट नहीं मिलता। जो काबिज है वो सदियों तक आपके बने रहते हैं, एमपी एमएलए सारी सिस्टम पे। ठीक है, तो ये आपके पहली कमी आपने क्या देखी? लेजिस्लेटिव की। अब दूसरा समझना, तो यहां आपके पहले तो इस रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक, इसके बाद में आते हैं हम एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव को समझना, एग्जीक्यूटिव देश में आपके 2 प्रकार की होती है। पहला टेम्परेरी, और दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव आपके इंडिया में कौन होते हैं? मिनिस्टर। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस। इतना ही याद रखो अभी। तो भारत में आपके मिनिस्टर बनते कैसे हैं, पहले इस सिस्टम को समझ लें। ठीक, अब जैसे कि आपके ये आपने देखा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सबसे बेसिक पे आपने क्या देखा? पहला सिस्टम लेजिस्लेटिव। भारत में लेजिस्लेटिव किसे कहते हैं हम? संसद, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के आपको मालूम है कितने हाउस होते हैं?
दो हाउस, पहला राज्यसभा अपर हाउस और दूसरा लोकसभा लोअर हाउस। एग्जीक्यूटिव को फिर हमने दो पार्टों में डिवाइड किया। पहली एग्जीक्यूटिव टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं हम क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। और ये होती है कौन, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। अब समझना है, ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस आईपीएस। अब भारत के अंदर आपके ये कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण होता है, ठीक। इंडिया में जब कभी भी जनरल इलेक्शन होता है तो किसका होता है, लोकसभा का। लोकसभा में कितनी सीट है, 545 एमपी आपके होते। इस लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, मेजॉरिटी मतलब जिसके पास 273 सीटें हैं, मेजॉरिटी पार्टी जिसके पास क्या हो, बहुमत हो, वही पार्टी अपने कुछ एमपी को बना देगी क्या, मिनिस्टर। यही होता है ना इंडिया में, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में उसी पार्टी के मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। अब यहां समझना, तो एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर इनकी योग्यता नहीं है तो योग्यता तो इनकी भी नहीं है, क्या। जब यही नहीं है तो यहां कैसे होगी, ये कहां से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं ना, ये तो बाहर से तो नॉलेज डाल नहीं दोगे उनमें, आते हैं ना। तो ये भी तो ये एमपी हैं सारे, जितने भी मिनिस्टर हैं सब कौन है, एमपी। और जब भारत में एमपी की एलिजिबिलिटी नहीं है तो मिनिस्टर की कैसे हो सकती है, ठीक। तो अब यहां आपकी समस्या क्या आती है, ठीक है। समस्या आपके ये आती है अब यहां, जैसे कि आपके कोई XYZ आपके कोई मिनिस्टर बना, मिनिस्टर बनना तो आसान है, आप पार्टी के आप मेंबर हो तो बनी जाओगे, पावरफुल लीडर हो, ठीक है। अब मिनिस्टर बने, आपके पास नहीं है कोई बैकग्राउंड, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, और आपको बना दिया मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास मंत्रालय। अब चलाओ मिनिस्ट्री, कैसे चलाओगे। डेमोक्रेसी में पावर किसको दी गई है शासन चलाने की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और अब चला कौन रहा है, ब्यूरोक्रेसी। तो ये गलत है ना, डेमोक्रेसी में आपने शासन करने की शक्ति किनको दी है, इनको, और ये है अनपढ़ या इन्हें नहीं है नॉलेज। तो अब ये पूछेंगे आईएएस से, कलेक्टर साहब इधर आओ, ठीक। कई मिनिस्टर तो ऐसे हैं, आप यकीन मानना, कुछ समय पहले एक 26 जनवरी का आपके स्पीच देना था, एक मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री, ठीक। तो महिला बाल विकास मंत्री थी आपके मध्य प्रदेश की, अभी भी है प्रेजेंट कैबिनेट में भी, उन्हें आपके स्पीच दे दिया गया कि आपको 26 जनवरी का स्पीच देना है। 2-3 उन्होंने लाइन पढ़ी और बोल दिया अब आगे का भाषण कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, यूट्यूब पे डाला होगा, आप डाल दे, वुमेन एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर मध्य प्रदेश इमरती देवी रिपब्लिक डे स्पीच, पूरा यूट्यूब पे क्लिप पड़ी हुई है आपके। तो यहां आपके अब कुल मिला के उन्हें महिलाओं का विकास करना है, तो कैसे करेंगी, उन्हें तो वो स्पीच ही पढ़ना नहीं आ रहा, वो खुद का ही विकास कर ले पहले। खुद का विकास तो खैर बहुत किया है, तो मिनिस्टर अपना विकास में कोई कमी नहीं छोड़ते, सिस्टम पूरा फैला होता है उनका, एक बार मिनिस्ट्री आ जाए हाथ में तो कुल मिला के आपके बात यह है कि फिर यहां होता क्या है कि जब इनकी ही एलिजिबिलिटी नहीं तो इनकी कहां से होगी, ठीक। तो फिर यहां आपके ये मंत्रालय संभाल रहे हैं, और ऐसा मंत्रालय जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है। तो अब यहां दो कंडीशन होती है, पूरी की पूरी पावर चली गई ब्यूरोक्रेसी पे, फिर ब्यूरोक्रेसी जैसे चाहेगा वैसे करवाएगा, ठीक। या फिर अब आपके यहां से करप्शन का चैनल शुरू होगा, पता तो इन्हें कुछ है ही नहीं, पता नहीं है तो फिर अब करप्शन का सिस्टम शुरू होगा। तो ये भी मंत्री भी बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी से, टेंडर उसे दो जो ज्यादा पैसे दे रहा हो। अब टेंडर पे पैसे लेना शुरू होता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट टेंडर जाता ही जाता है हर मिनिस्ट्री का, तो यहां से फिर करप्शन का एक चैनल बनता है। और जब ये नहीं छोड़ रहे तो ये क्यों छोड़ेंगे, फिर ये भी फंसते हैं उस चैनल में। तो अब यहां आपके आते हैं, तो कुल मिला के सबसे पहले तो आपकी ये बात हुई कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसका भुगतान सिर्फ कानून बनाने में ही नहीं करना, कानून को लागू करने में भी करना है। अभी तो यहां भी भुगतान होगा, अभी ये दूसरा ड्रॉबैक, ठीक। फिर आते हैं हम किस पे, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी पे। और एक बार आपके परमानेंट ब्यूरोक्रेसी को पता चला, ये अनपढ़ नहीं है तो पढ़ के गया है, इसे तो पता है सिस्टम कैसे मंत्री जी को चलाना है, ठीक। तो ये तो पूजा सिंगल टाइप के होते हैं, लोग गलती से फंस जाए तो फंस जाए, नहीं तो इनके पास तो पूरा बैकअप लगा हुआ है, ठीक है। पूजा सिंगल का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये तो वो हैं जो 31 मार्च के बाद आए थे, ये लग नहीं पाए कहीं सेटलमेंट में, जो इससे पहले आए होंगे वो सेटलमेंट में लग चुके होंगे। कैश जब पकड़ा जाता है ना किसी आईएएस के यहाँ, ये वो होता है जो 2-4-6 दिन में ही आया है। आईएएस रखते कहाँ है अपने पास कैश, वो तो सिस्टम में जा चुका होता है, ठीक। अब इसके बाद में तो नेक्स्ट यहां समझना, अब परमानेंट की बात करें, अब परमानेंट ब्यूरोक्रेसी में भी सिस्टम आपके गड़बड़ है। हम आईएएस की तैयारी करते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी आदर्श बातें सुनते हैं, ठीक है, सारी बातें बिल्कुल आइडियल बातें सुनते हैं तैयारी के टाइम पे।
ठीक है, अब जैसे ही बनते हैं हम आपके आईएएस, आईएएस का मतलब रिजल्ट आउट होता है, अब यहाँ से आपके सारे एथिक्स गायब होना शुरू होते हैं।